हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट रसायन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ाए थे और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण पढ़ाता हूं। तो आज पढ़ेंगे हम रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण दोनों को इसी तरह से मिक्स पढ़ेंगे जैसे अपन ने भौतिक अधिशोषण में पढ़ा था। अपन ने भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण पढ़े थे। अब पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व गुण। वहाँ अपन ने भौतिक अधिशोषण में पहला कारक पढ़ा था कम विशिष्टता और यहाँ पढ़ेंगे हम उच्च विशिष्टता। उच्च विशिष्टता हाई स्पेसिफिक। देखो, भौतिक अधिशोषण जो था वो कम विशिष्ट था। उसका कारण दिया था मैंने कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध बनते हैं और रासायनिक अधिशोषण तो उच्च विशिष्ट होगा ही, क्योंकि इसमें बनते हैं प्रबल रासायनिक बंध जो हर जगह नहीं बनते, जो उच्च विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण, बात को सुनो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उच्च विशिष्ट होता है। उल्टा करो ना, इसको तो बड़ी इजीली पढ़ सकते हो। रासायनिक अधिशोषण उच्च विशिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं और आपको पता ही है ये बंध हर जगह नहीं बनते, आसानी से नहीं बनते। प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं जो उच्च विशिष्ट होते हैं, जो उच्च विशिष्ट होते हैं। और यही कारण है रासायनिक अधिशोषण उच्च विशिष्ट है, क्योंकि इसमें बनते हैं प्रबल रासायनिक बंध। हर जगह नहीं बनते, मतलब वो खास हैं, स्पेशल हैं, इजीली नहीं बनते हैं। इसमें प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं जो उच्च विशिष्ट है, इसलिए ये उच्च विशिष्ट है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध बनते हैं जो कम विशिष्ट हैं, इस वजह से भौतिक अधिशोषण कम विशिष्ट होता है। इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरा, वहाँ क्या पढ़ा था आपने, ध्यान करो। भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक पढ़ा था आपने अधिशोष्य की प्रकृति। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था यदि कोई गैस ऐसी है, अधिशोष्य गैस ऐसी है जो आसानी से द्रवित होती है, उसका भौतिक अधिशोषण अधिक होता है, और जो आसानी से द्रवित नहीं होती उसका भौतिक अधिशोषण कम होता है। रासायनिक अधिशोषण, अब बात को ढंग से सुनना, रासायनिक अधिशोषण जो है ये अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अधिशोष्य चाहे कैसी भी गैस है, आसानी से द्रवित होती हो चाहे नहीं होती हो, रासायनिक अधिशोषण को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। केवल गैस अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर प्रबल रासायनिक बंध बनानी चाहिए, चाहे वो आसानी से द्रवित होती हो चाहे नहीं होती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रबल रासायनिक बंध बनानी चाहिए, उसका रासायनिक अधिशोषण होगा। प्रबल रासायनिक बंध नहीं बनाएगी तो रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी आसानी से द्रवित होती हो। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, रासायनिक अधिशोषण अधिशोष्य की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हम अधिशोष्य की प्रकृति नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो भौतिक अधिशोषण में तीसरा क्या पढ़ा था हमने, उत्क्रमणीयता। यहाँ पर हम दूसरा पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीयता।
बेटा समझ गए होंगे मैंने अनुत्क्रमणीयता क्यों लिखा है। देखो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता था, उसका कारण आपको पता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में बंध बनते थे दुर्बल वन डबल बंध जो आसानी से टूट जाते थे, इसलिए वो उत्क्रमणीय होता था। और अब यहाँ आप समझ गए होंगे रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं, अतः रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। क्लियर मेरी बात? अच्छा, तो ये आप समझ गए होंगे, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। यहाँ प्रबल बंध बनते हैं जो टूटते नहीं है, इस तरह से समझ लो। भले ठोस और ठोस की पृष्ठ सतह पर मान लो कोई गैस जुड़ रही है, ठोस अधिशोषक है, गैस अधिशोष्य है। रासायनिक अधिशोषण समझ गए, सॉल्ट में लिखा है, और ये बन गया ठोस की पृष्ठ सतह पर गैस जुड़ गई। अब यहाँ विशोषण नहीं चलेगा, क्योंकि इनके मध्य में प्रबल रासायनिक बंध बन रहा है जो टूटते हैं नहीं आसानी से। सही है। अच्छा, मैंने ये टॉपिक जब वहाँ पढ़ाया था उत्क्रमणीयता के नाम से, वहाँ पर मैंने भौतिक अधिशोषण पर ताप और दाब का प्रभाव भी बढ़ाया था। यहाँ ताप का प्रभाव देखते ही वहाँ मैंने कहा था रासायनिक भौतिक अधिशोषण में कि ताप अग्र अभिक्रिया, वहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, लासाताली आया था। यहाँ लासाताली नहीं आ सकता, वहाँ लासाताली आया था। भौतिक अधिशोषण में मैंने कहा था ताप में वृद्धि करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वेग घटता है, तो लासातालीय के अनुसार ताप में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। अच्छा, यहाँ क्या होगा अगर आप ताप में वृद्धि करोगे? देखो ये एक सिंपल अभिक्रिया है और हम पढ़ चुके हैं ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसका ताप सिंपल ऐसे मत समझो, ताप में वृद्धि करने जब आप ताप बढ़ाओगे तो दोनों की क्रियाशीलता बढ़ती है, अधिशोषक व अधिशोष्य की, एक निश्चित ताप तक। ठीक है, अधिशोषक और अधिशोष्य की क्रियाशीलता बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी तो दोनों रासायनिक बंध आसानी से बनाएंगे। अरे दोनों अधिक क्रियाशील बने तो पहले तो क्या होगा, जब आप ताप में वृद्धि करोगे, ताप में वृद्धि करने पर अधिशोषक व अधिशोष्य की क्रियाशीलता बढ़ने से रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। बाद में विशोषण की क्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि जब ताप उच्च हो जाएगा, आप ताप बढ़ा रहे हो, दोनों की क्रियाशीलता बढ़ रही है, रासायनिक बंध आसानी से बढ़ रहा है, रासायनिक बंध आसानी से बन रहा है, तो रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि हो रही है। पर बाद में क्या होगा, जब ताप बढ़ जाएगा तो बाद में प्रबल बंध भी तो टूटने लग जाएंगे, विशोषण चालू हो जाएगा उच्च ताप पर, और विशोषण चालू होते ही क्या गड़बड़ हो जाएगी, भौतिक रासायनिक अधिशोषण में क्या आएगी, कमी। मतलब ताप बढ़ाने पर पहले रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा जब तक विशोषण चालू नहीं हो रहा है, पर जैसे ही विशोषण चालू हो जाएगा ये बंध टूटने लग जाएंगे, रासायनिक अधिशोषण में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर एक निश्चित ताप तक, वह ताप कौन सा है, जब तक ये बंध नहीं टूटे तब तक, प्रबल रासायनिक बंध, एक निश्चित ताप तक अधिशोषक व अधिशोष्य की क्रियाशीलता बढ़ने से, अधिशोषक व अधिशोष्य की क्रियाशीलता बढ़ने से रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है,
परंतु बाद में विशोषण प्रारंभ हो जाने से, अरे ये बंद टूटने लग जाएंगे ना, ताप उच्च हो जाएगा जब विशोषण प्रारंभ होने से, विशोषण प्रारंभ हो जाने से, बात को समझो, हर चीज को समझो, हो जाने से रासायनिक अधिशोषण में कमी आती है। तो पहले वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि करने पर पहले रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा फिर घटेगा। रासायनिक अधिशोषण में कमी आती है। जैसे वहां ग्राफ बनाए थे ऐसे यहां भी बना सकते हैं। ग्राफ क्रिक्सिस के मध्य वही अधिशोषण की मात्रा, पर ये आपके कौन से अधिशोषण की मात्रा है? रासायनिक अधिशोषण की मात्रा। और ताप के मध्य दाब को कांस्टेंट करो चाहे मत करो, रासायनिक अधिशोषण पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है पी कांस्टेंट, बिल्कुल वैसे की वैसी ग्राफ पढ़ रहे हैं, दाब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, दाब को कांस्टेंट करने की जरूरत है नहीं। तो ताप में वृद्धि करने पर पहले बढ़ेगी, आपको पता ही है। तो इस ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं। तो पहले तो बढ़ेगी अधिशोषण की मात्रा और फिर घटेगी। एक्स अधिशोषक का भार, एम अधिशोषक का भार, एक्स अपॉन एम अधिशोषण की मात्रा। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यहाँ ग्राफ इस तरह का आएगा। ये क्लियर? एक बात और लिख लेना, जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ कि वहाँ पर अपन ने भौतिक अधिशोषण पर दाब का प्रभाव भी पढ़ा था। दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। दाब का रासायनिक अधिशोषण पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है, या ऐसे कह सकता हूँ दाब का, इस लाइन को भी लिख लेना, रासायनिक अधिशोषण पर नगण्य प्रभाव होता है, ना के बराबर नगण्य प्रभाव होता है। तो इसलिए तो कह रहा था मैं दाब को कांस्टेंट करो चाहे मत करो, दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को फटाफट पॉज करके यहां तक इसे फटाफट नोट करो। कर लिया नोट? अब लास्ट में दो और बचे हैं। अच्छा, वहां पर अगला कौन सा पढ़ा था अपन ने उत्क्रमणीयता के बाद भौतिक अधिशोषण में? वही अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां भी फटाफट पढ़ लेते हैं, कोई कठिन चीज है ही नहीं। बड़ी इजीली आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत करो। नंबर 3 आएगा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 ही आएगा, है ना? तो इसमें भी वही भाई देखो, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाते हो तो कोई सा भी अधिशोषण हो वो तो बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण हो चाहे कम, रासायनिक अधिशोषण। इसको मैं चूर्णित कर दूं तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा। मतलब अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण में भी वृद्धि होती है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। क्लियर? और नंबर 4 लास्ट, वहां पढ़ा था अधिशोषण एंथैल्पी, वो तो वही रहेगी। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान कितना आया था? 20 से 40, और यहाँ है 80 से 240। कारण समझ गए होंगे, यहाँ प्रबल रासायनिक बंध बन रहे हैं, अधिक ऊर्जा निकलेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं रासायनिक अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान, अधिशोषण एंथैल्पी का मान 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो
तो ये तो बड़े सरल है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फटाफट वीडियो को पॉज करके दोस्तों नोट करो। तो इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया रासायनिक अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर करना।